हेलो बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। आपके अपने YouTube चैनल उपेंद्रा मैथमेटिक्स क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस समय हम क्या स्टडी कर रहे हैं, क्लास 12th मैथमेटिक्स, उसके अंतर्गत हमारा चैप्टर है डिटर्मिनेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं, सारणी। इसके अंतर्गत क्या करेंगे, हमें सबसे पहले डिस्कस करना है। आज इसके पहले हम लोग कुछ चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं। क्या डिस्कस कर चुके हैं? जो ऐड सब्ट्रैक्ट वगैरह होते हैं, और उसके बाद जो इक्वेशंस होती हैं मैट्रिक्स मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है, उनको जो इक्वेशंस गिवन होती हैं तो वो हमने सॉल्व कर लिया है, और इनवर्स वगैरह निकालना भी सीख लिया है। तो इसके बाद बच्चों अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आज हमें डिस्कस करना है बाई क्रैमर्स रूल। आप लोगों ने क्या सुना होगा, क्रैमर्स रूल है। वैसे तो आप लोगों ने नहीं सुना होगा, पर लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ, एक क्रैमर्स रूल्स है। उस रूल्स के थ्रू हमें क्या करना होता है, पहले लीनियर इक्वेशंस दी होती हैं, और उन लीनियर इक्वेशंस को क्या करना होता है, क्रैमर्स रूल के तरीके उनकी वैल्यू क्या करना होता है, जो उसमें वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले देखते हैं लीनियर इक्वेशंस क्या होता है। लीनियर इक्वेशंस तो वैसे बच्चों आप लोग क्लास 9th 10th 11th में मिलती है। लीनियर इक्वेशन जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, 9th और 10th में श्योर मिलती हैं। क्या होते हैं, वैसे मिलने लगती है क्लास 6 से। क्या लीनियर इक्वेशन जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण क्या होता है, जिन अभी हम समीकरणों को सॉल्व किए किसके मेथड से, ऑब्वियो के विधि से। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सॉल्व किया है, और उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चंस ये हैं। उन्हीं क्वेश्चंस को हमें किससे सॉल्व करना है, क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है। तो बच्चों सबसे पहले मान लीजिए कोई इक्वेशंस हुआ करती थी, जैसे हम x प्लस वाई प्लस, वैसे 2-3 वेरिएबल को तो हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, पर 2 वेरिएबल की इक्वेशंस हम लोगों ने सॉल्व की है। 3 के भी मिल जाती है, लेकिन 9th और 10th में हमने खूब पढ़ा है। इक्वल टू 3 क्या हम लोगों ने पढ़ा है, इक्वेशंस क्या होती थी। एक तो हमारी इक्वेशंस जो होती थी उनको क्या होते थे, हो सकता है इसके हमारे क्या हो, 3 केसेस बनते थे। फर्स्ट हमारा केस होता था इक्वेशंस है वन, क्या होता था, यूनिक सॉल्यूशंस। क्या होता था, हो सकता है इन दोनों इक्वेशंस के पास क्या हो, यूनिक सॉल्यूशन हो। सेकंड नंबर, हो सकता है इनके पास क्या हो, मैनी सॉल्यूशंस हो। क्या हो बच्चों, मैनी सॉल्यूशंस हो। और उसके बाद हो सकता है कि हमारा क्या हो, नो सॉल्यूशंस हो, नो सॉल्यूशंस हो। तो नो सॉल्यूशंस कब होते हैं, मेनी सॉल्यूशंस कब होते हैं, और क्या बोलते हैं, यूनिक सॉल्यूशंस कब होते हैं। यूनिक सॉल्यूशंस का मतलब जिसे हम लोग बच्चों हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे अद्वितीय हल। क्या बोलते हैं, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल इनको अगर सॉल्व करें, केवल एक ही x की और एक ही y की वैल्यू मिले, जो इसको क्या करे, सेटिस्फाई करे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशंस या तो फिर अद्वितीय हल। सेकंड हमारा क्या होता है, मैनी सॉल्यूशंस। मैनी सॉल्यूशंस मतलब क्या होता है, जैसे कोई इक्वेशन हम लोग सॉल्व करते हैं, उसके क्या होता है, ये ढेर सारे से वैल्यूज मिलती हैं जो इस इक्वेशन को दोनों को क्या करें, सेटिस्फाई करें। तो उस सॉल्यूशंस को हम लोग क्या बोलेंगे, मैनी सॉल्यूशंस होंगे वहां पे। और नो सॉल्यूशंस क्या होता है, जिस इक्वेशंस के कोई सॉल्यूशंस नहीं निकलते उसे हम क्या बोलते हैं, नो सॉल्यूशंस। जैसे अब इनको हम कैसे चेक करेंगे, तो सबसे पहले चीज तो चेक करना तो बच्चों आपको बताया गया था क्लास 10th में। क्या होता है कंडीशंस, अगर a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 अगर हुआ करता था, a1 अपान a2 b1 अपान b2, a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान a2। अगर ये केस होता था, a1 अपान a2 हम लोग x का कोफिशिएंट और इसमें के x का कोफिशिएंट लिया करते थे, और इसमें y का कोफिशिएंट और इसमें भी y का कोफिशिएंट। कहने का मतलब दोनों में x के गुणांकों का अनुपात और y के गुणांकों का अनुपात अगर क्या होता था, बराबर नहीं होता था, तो हम कहते थे इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन। मतलब समीकरण के पास केवल अद्वितीय हल होगा, समीकरण का हल अद्वितीय होगा। यहाँ क्या लिखेंगे, हल अद्वितीय होगा। अद्वितीय का मतलब क्या होगा, यूनिक। यूनिक मतलब केवल एक, यूनिक सॉल्यूशन। सेकंड कंडीशंस क्या होती थी बच्चों, अगर मान लीजिए a1 अपान a2
B1 अपान B2 इज इक्वल टू C1 अपान C2, A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इक्वल टू C1 अपान C2। तो क्या बोला जाता था, मैनी सॉल्यूशंस, क्या हो जाता था, मैनी सॉल्यूशंस। फिर उसके बाद थर्ड नंबर क्या हुआ करता था बच्चों, अगर मान लीजिए A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 बट B1 अपान B2 बट C1 अपान C2 डज नॉट इक्वल टू, ये क्या होता था, इक्वल नहीं होता था। देन हम क्या बोलते थे, इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशंस। क्या होता था, इक्वेशन के पास कोई हल नहीं। इसके क्या होंगे, दो से अधिक सॉल्यूशंस, मतलब कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, मैनी सॉल्यूशंस। इसके कोई समीकरण का हल संभव नहीं है, या नो सॉल्यूशंस बोलेंगे। तो बच्चों ये रहा सॉल्यूशंस के बारे में। अब हमें क्या करना है, अब इसमें हमें देखना है, अब ये क्या होती है, एक कंडीशन हम लोग और पढ़ा करते थे। क्या पढ़ा करते थे, अगर इन दोनों में जो, अगर हमें किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन मिलता है, क्या मिलता है, अगर इक्वेशंस का सॉल्यूशन मिलता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंस। क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंस। कंसिस्टेंस। कंसिस्टेंस का मतलब क्या होता है बच्चों, संगत। तो ये दोनों समीकरण क्या होंगे, संगत समीकरण। कौन, जिनके अगर सॉल्यूशंस हमारे पॉसिबल होंगे, चाहे वो यूनिक हो या फिर क्या हो, मैनी सॉल्यूशंस हो, अगर सॉल्यूशंस हमें मिल रहे हैं तो वो हमारे दोनों इक्वेशंस क्या होंगे, कंसिस्टेंस, बोले तो संगत। अगर नो सॉल्यूशंस है तो उसे क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंस। इनकंसिस्टेंट मतलब क्या होता है बच्चों, असंगत। तो ये होता है। तो फिलहाल अब हमें क्या करना है, इसमें हमें वही पढ़ना है कौन से इक्वेशंस क्या हैं जो हमारे संगत हैं उनके तो सॉल्यूशंस निकलेंगे, और जो असंगत हैं उनके सॉल्यूशंस नहीं फाइंड होंगे। तो आइए बच्चों, अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ समीकरण है जो असंगत होंगे उनको कैसे हम लोग नो सॉल्यूशंस दिखाकर दिखाएंगे, और जो संगत होंगे उनके हमें सॉल्यूशंस फाइंड करना है। आइए बच्चों एक क्वेश्चन करते हैं। पहले क्राइमर रूल्स देखते हैं, क्राइमर रूल्स क्या होता है, नोट कर लीजिए आप लोग। ये तो रही बेसिक जानकारी आपकी क्लास 8th और 9th की है। आइए बच्चों अब हम लोग आगे देखते हैं। वैसे इस जानकारी से केवल वही क्वेश्चंस की सॉल्यूशन पॉसिबल है कि नहीं यही चेक करने के लिए, बाकी क्राइमर रूल्स में ही चेक किया जाता है, उसमें भी चेक हो जाता है। तो वही कॉन्सेप्ट से इसको लिंक किया गया है। अगर क्राइमर से हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए हमारा क्राइमर रूल्स क्या होता है। हाँ, तो अब हमें कंसिस्टेंस और अनकंसिस्टेंट तो आपको समझ में आ गया होगा। संगत और असंगत क्या होते हैं, दोनों समीकरण संगत कब होंगे और असंगत कब होंगे। तो संगत कब होंगे, जब दोनों समीकरण जो दिए हैं अगर उनका हल संभव है, चाहे वो हल यूनिक हो या तो फिर मैनी सॉल्यूशंस हो। क्या हो, यदि किसी समीकरण के हल संभव हो, चाहे वो क्या हो, अद्वितीय हो या फिर अनंत सा हल हो, चाहे अद्वितीय हो। अद्वितीय मतलब क्या होता है बच्चों, एक हल केवल। अद्वितीय मतलब यूनिक या अनंत हल हो। क्या हो, अनंत हल, जिसे हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो तो वे समीकरण क्या बोले जाएंगे, कंसिस्टेंस बोले तो संगत। कंसिस्टेंस मतलब संगत
होंगे। तो असंगत क्या होंगे? वह इक्वेशन जिसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा, तो हमारे क्या हो जाएंगे? असंगत हो जाएंगे। तो असंगत लिखाने की जरूरत नहीं है। अब क्राइमर प्रूफ में हम लोग कैसे करते हैं, वैसे ये लिख लीजिए। अब बच्चों हम लोग पढ़ते हैं क्राइमर्स रूल्स। ये तो रही बेसिक जानकारी। इसके पहले अब हम लोग क्या आते हैं, अपने रूल्स पे आते हैं। रूल्स क्या होता है, रूल्स को जानते हैं पहले। सबसे पहले इसमें क्या हुआ होता है बच्चों, सबसे पहले इसमें हमें जो रैखिक समीकरण दिए जाते हैं उनको हम गुणांकों को लिख करके एक सारणिक द्वारा प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले हमारा जैसे रैखिक समीकरण लिख लेते हैं बच्चों। क्या होता है, a1x b1y। हो सकता है तुम्हें रैखिक समीकरण 2 वेरिएबल का दिया हो, या हो सकता है 3 वेरिएबल का दिया हो। मान लीजिए हम 3 वेरिएबल का ही लेकर अभी चल रहे हैं। a1x b1y प्लस c1z इक्वल टू 5 7 जो भी दिया हो, या abc या lmn जो भी दिया हो, कोई ना कोई नंबर होगा, 0 भी हो सकता है। l आ गया। दूसरा a2x b2y c2z इक्वल टू m हो जाएगा। a3x b3y c3z इक्वल टू m हो जाएगा। तो मान लीजिए बच्चों ये दिया है, तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना होता है, सबसे पहले इसको हम लोग d लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, इनके जो कोफिशिएंट होते हैं, कोफिशिएंट की हेल्प से हम लोग क्या लिखा करते हैं, d लिखते हैं। कोफिशिएंट क्या होता है, ये x का कोफिशिएंट a1, y का कोफिशिएंट b1 और z का कोफिशिएंट c1। तो इनके जो x वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल के जो कोफिशिएंट मतलब बोले तो गुणांक, जो गुणांक होते हैं, इनसे मिलकर जो हमारी सारणिक बनती है, सबसे पहले उसको हम लिखते हैं। उसको काहे से डिनोट करते हैं, d से। तो हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले d लिखेंगे। d क्या होगा, a1 b1 c1 x y z a2 b2 c2 और a3 b3 c3। तो सबसे पहले हमें d कैलकुलेट करना होता है, और d कैलकुलेट करने के बाद बच्चों हम क्या करते हैं, इसका ये d हम सबसे पहले ये इसका क्या होता है, ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखते हैं। जब इस डिटर्मिनेंट लिखते हैं तो इसका हम लोग डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं। अगर हम क्या करते हैं, इसका क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो अगर हम ये d जो हम कैलकुलेट किए, अगर ये क्या हो गई, अगर इक्वल टू d क्या हो गई, d इक्वल टू अगर 0 है, क्या है, d इक्वल टू 0 है, फिर उसके बाद हम देन एंड हम लोग क्या करेंगे, dx बोले तो क्या हो जाएगा बच्चों, d लिखेंगे और उसके साथ जो x के कोफिशिएंट होते हैं, x के कोफिशिएंट मतलब क्या होता है बच्चों, अगर हम लोग लिखें तो x के कोफिशिएंट क्या होते हैं, हम x के कोफिशिएंट के थ्रू जैसे हमें क्या करना है, dx लिखना है। क्या लिखना है, dx लिखना है। तो अगर dx हमें यहाँ लिखना होता, सबसे पहले जितने वेरिएबल होंगे सबके अकॉर्डिंग हम लोग लिखेंगे। dx d इंटू एक्स निकाले लिखेंगे, d इंटू वाई लिखेंगे, और क्या कैलकुलेट करना है, d इंटू जेड कैलकुलेट कर। तीनों को कैलकुलेट अच्छा कैसे करना है, तो अब हमें d की वैल्यू ये है, ठीक है, हम d लिख लेते हैं। और d लिखने के बाद क्या करते हैं बच्चों, जो हमें dx लिखना है ना, तो x के जो एलिमेंट होते हैं उनको क्या करना होता है, x के एलिमेंट के स्थान पर हम लोग क्या करते हैं, वहां पे जब dx लिखते हैं तो हम क्या कर देते हैं, ये जो साइड वाली वैल्यू होती है, जब dx लिखेंगे ना तो इन एलिमेंटों को क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे, मतलब गायब कर देंगे। जब इन एलिमेंटों को हम लोग गायब कर देंगे तो यहाँ जो हमारा क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो इस खाली जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, क्या लिख रहे हैं बच्चों, अभी dx लिख रहे हैं, y और z को बाहर कर लो। तो dx लिख रहे हैं, तो अब जो x के प्लेस वाले जो कोफिशिएंट है इनको यहाँ से क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे। जब नहीं लिखेंगे तो लिखेंगे क्या, लिखना है हमें lmn। तो क्या लिखा जाएगा, lmn किनके प्लेस पे, d के प्लेस, मतलब कि जो हमारा x का कोफिशिएंट होगा इनको यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे। फिर सेकंड पे क्या होगा, बाकी इनको सेम रखेंगे, b1 b2 b3 c1 c2 c3। क्या करेंगे, अब इनको हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करने के बाद क्या होता है बच्चों, अगर हम लोग कैलकुलेट करने पर इसकी जो वैल्यू होती है, अगर वैल्यू क्या आती है, अगर dx अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर वो हमारे क्या होते हैं, नॉट इक्वल टू 0 है, क्या है, dx नॉट इक्वल टू 0 है,
और उसके बाद क्या है, फिर हम dy निकालते हैं, वो भी नॉट इक्वल टू 0 है, और dz निकालते हैं, वो भी क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। तो अब हम क्या बोलेंगे, इक्वेशंस है कंसिस्टेंस। जो इक्वेशंस हैं, दिए गए इक्वेशंस हमारे क्या होंगे, संगत होंगे। अगर ये dx की वैल्यू हमारी क्या हो जाए, इक्वल टू 0 हो जाए, क्या हो जाए, अगर dx की वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाए तो इसका मतलब क्या होगा, यहां तो 0 नहीं आएगी अगर, तो हमारा क्या होगा, कंसिस्टेंस। इक्वेशंस आर कंसिस्टेंस, कंसिस्टेंस बोले तो संगत, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंस। कंसिस्टेंस मतलब बच्चों क्या होता है, संगत। तो समीकरण संगत होंगे, समीकरण संगत होंगे। अच्छा, जब समीकरण संगत होंगे उस स्थिति में इनके हल क्या हो जाएंगे, पॉसिबल हो जाएंगे। अतः हल संभव है, अतः हल संभव है। अब यूनिक होगा या फिर इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे वो बात की बात है, लेकिन हमारा हल पॉसिबल होगा। ठीक है। अब सेकंड कंडीशंस क्या हुआ, अब जैसे सेकंड कंडीशंस हमें क्या करना, मान लीजिए हमारा d इक्वल टू क्या, dx इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। क्या आ गया, dx इक्वल टू क्या आ गया, 0। अगर dx इक्वल टू हमारा 0 आ गया तो हम क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंस। जो इक्वेशंस हैं वो क्या होंगे, इनकंसिस्टेंस होंगे। क्या होंगे, इनकंसिस्टेंस बोले तो असंगत। जब असंगत होंगे तो समीकरण का हल संभव नहीं होगा। अर्थात इसका मतलब क्या होगा, इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन, समीकरणों के पास कोई हल नहीं है, तो हल संभव नहीं है, हल संभव नहीं होगा। तो ये है बच्चों, फिर से dy तो ये निकालते हैं। इसी प्रकार करके dx, dy, dz कैलकुलेट करके हम लोग किसकी वैल्यू, x, y और z की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो ये तो रहा बच्चों क्रैमर्स रूल है। अब क्रैमर्स रूल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से अगर हो जाएगा इक्वल टू 0 तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर हमें वैल्यू निकालना होगा। अब जैसे हमें पता हो गया कि हल संभव है या नहीं, जब हल संभव है या नहीं उसको हम क्या करते हैं, जो dx और dy होता है इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए लास्ट में क्या करना होता है, देख लेते हैं बच्चों। मान लीजिए अब हम चेक कर लिए, क्या चेक कर लिए कि हमारा जो दिए गए इक्वेशंस हैं इनके हल संभव हैं या नहीं। अगर हल संभव नहीं है तो काम खत्म, हमारी सॉल्व भी नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए हमारे हल पॉसिबल आते हैं, d इज नॉट इक्वल टू 0 है, तब उस केस में क्या होगा, हम निकालेंगे x। x कैसे निकालेंगे, dx अपॉन d करके। कैसे निकालना है, dx अपॉन d करके x की वैल्यू निकालेंगे। फिर y की वैल्यू dy अपॉन d करके निकालेंगे y की वैल्यू। फिर इसके बाद dz, जब हम z अगर होगा 3 वेरिएबल तो z की वैल्यू निकालेंगे dz अपॉन d करके। ये हमारी होती है वैल्यू x, y और z की वैल्यू निकालने के लिए। अब बच्चों अब हमें क्या ध्यान देना है, तो हमें हाँ, अगर बच्चों अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा इसके कंडीशंस हम थोड़ा सा और जैसे हम लोग अभी इसके पहले देखे थे, हमने क्या निकाला था, d निकाला था। d इक्वल टू 0 आ गया था, हाँ आ गया था। अगर d 0 है तो उस केस में क्या होगा बच्चों, अगर d डज नॉट इक्वल टू 0 है तो कोई बात ही नहीं, वो उसके तो हल पॉसिबल होंगे ही होंगे। अगर d हमारा क्या है, शून्य नहीं है, तो शून्य नहीं है तो हमारा क्या हो जाएगा, उसके हल पॉसिबल होंगे। तो अगर d हमारा शून्य है तो उस केस में अगर हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं dx और dy और dz, अगर ये कैलकुलेट कर रहे हैं dx, dy, dz,
ये तीनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। अगर ये तीनों इक्वल टू 0 आ रहे हैं, तो अगर तीनों इक्वल टू 0 हैं तो उस केस में क्या हो सकता है, इस जो समीकरण के हो सकता है कि अद्वितीय हल हो सकता है कि क्या हो, मैनी सॉल्यूशंस हो सकता है कि नो सॉल्यूशंस हो। इस केस में क्या होता है, हम बिना सॉल्व किए ये नहीं क्लियर कर सकते इन इक्वेशंस के कौन से सॉल्यूशंस होंगे, कि मैनी सॉल्यूशंस होंगे या इनफाइनाइट सॉरी बच्चों, मैनी सॉल्यूशंस होंगे या फिर यूनिक सॉल्यूशन होंगे या फिर नो सॉल्यूशंस होंगे। तीनों केस यहाँ पे पॉसिबल हो सकते हैं। अगर मान लीजिए बच्चों, अगर मान लीजिए d इज इक्वल टू 0 है, क्या है d 0 है, ये फर्स्ट केस था। सेकंड में क्या है, अगर d 0 है, क्या है d 0 है, उस केस में अगर केवल एक 0 है और ये dy डज नॉट इक्वल टू 0 और dz डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि dx 0 है, y और z नहीं 0 है। कहने का मतलब तीनों में से अगर कोई एक 0 है, क्या है, तीनों में से अगर कोई भी एक 0 है, चाहे dx 0 हो जाए बाकी और ना हो, या फिर dy 0 हो जाए x और z ना हो, या z 0 हो जाए x y ना हो, तो उस केस में इक्वेशंस के पास क्या होंगे, जो उस केस अगर ये हो गया तो हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इनकंसिस्टेंट हो जाएंगे, मतलब असंगत हो जाएंगे। जब इक्वेशन असंगत होते हैं तो इनके पास क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन हो जाएगा। तो केवल क्या है बच्चों, अगर ये कंडीशंस आती है तीनों 0 हो जाते हैं तो क्या होता है, हमारे हो सकता है कि उसके मैनी सॉल्यूशंस हो सकता है नो सॉल्यूशंस हो। अगर मान लीजिए तीनों में से कोई एक 0 आता है तो उस केस में क्या होंगे, असंगत तो हो ही जाएंगे, पर लेकिन क्या हो जाएगा, हो सकता है इसके नो क्या होंगे, 100% श्योर है कि इसके क्या होंगे, नो सॉल्यूशंस होंगे। तीसरी कंडीशन तो आपको पता ही है, अगर d डज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, क्या d डज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा तो सॉल्यूशन पॉसिबल है। क्या है, सॉल्यूशन पॉसिबल है। तब इन कंडीशंस पे जाने की हमें कोई जरूरत ही नहीं, जब d 0 आएगा तब हम इन कंडीशंस को चेक करेंगे कि वो कौन कौन सी वैल्यू आ रहे हैं। तो ठीक है बच्चों, आप लोग देख लीजिए, इसके बाद हम क्वेश्चंस करते हैं तो आपको समझ में अच्छे से और आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए हम लोग देखते हैं आगे और सॉल्यूशंस करते हैं। ये थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट क्रैमर रूल्स का, तो क्रैमर रूल्स के थ्रू हम लोग करते हैं और चेक करते हैं किसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे, किसके सॉल्यूशन पॉसिबल होंगे, किसके नहीं होंगे। तो बच्चों एक क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि समीकरणों का निम्न निकाय असंगत है। क्या है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि समीकरणों का निम्न निकाय का मतलब जो नीचे दिए गए समीकरण है बच्चों, निम्न निकाय असंगत बोले तो इनकंसिस्टेंस, तो इनकंसिस्टेंस है। तो अभी आपको बच्चों बताया गया कि इनकंसिस्टेंट को क्या करना होगा, सबसे पहले वही दोनों समीकरण लिखते हैं। समीकरण हमारा क्या है, एक है 4x प्लस 6y, 4x प्लस 6y, इसको एक साइड से लिखते हैं बच्चों, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 14, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 12x प्लस 8y इज इक्वल टू 32, 12x प्लस 18y इज इक्वल टू 32। हाँ तो बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना है, बताया गया था अगर कोई भी इक्वेशन लिए होते हैं इनके हेल्प से सबसे पहले हमें क्या करना है, d की वैल्यू निकालना है। d क्या होता है, d हमारी वो डिटर्मिनेंट होती है जिसकी हेल्प से हमें क्या करना होता है, हमें जिसको किसके हेल्प से लिखा जाता है, कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ
y की हेल्प से, मतलब x के गुणांक और y के गुणांक की। जैसे इसके पहले बच्चों हम पढ़ चुके हैं, जब हम लोग इनको किसके आव्यूह किसे सॉल्व करते थे तो x y के गुणांक को हम आव्यूह में लिखा करते थे और इसको भी लिख देते थे। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ केवल हमें d निकालना है बच्चों। तो यहाँ देखते हैं क्या करना, d इक्वल टू डिटर्मिनेंट कितना 4 लिखेंगे, x का कोफिशिएंट कितना है, x का कोफिशिएंट है 12, फिर उसके बाद y का कोफिशिएंट 6 और इसमें y का कोफिशिएंट 18। बस अब इसका हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना। हमको पता है क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई माइनस इसका इसमें, क्या d इक्वल टू 18 4 जा 18 चौक 72, 12 और 6 में 12 छंग 72, तो कितना हो जाएगा, ये d इक्वल टू क्या आ रहा है 0। अब बच्चों अब हमें क्या करना है, अब हम अभी नहीं बता सकते कि इसका सोल्यूशन है या नहीं, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे क्या dx और dy कैलकुलेट करते हैं। तो dx अभी हमें ये नहीं बता सकते ये संगत है कि नहीं है, मतलब कंसिस्टेंस है कि इनकंसिस्टेंस है, या संगत है कि असंगत, इसको बताने के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना होगा dx। अगर इनमें से कोई एक 0 हो जाता तो क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंस हो जाएगा। अगर नहीं, अगर मान लीजिए क्या होता है, अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आते हैं तो क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंस। देखते हैं, तो सबसे पहले हम dx, आपको बच्चा बताया गया था dx क्या होता है। अगर dx हम लोग निकालते हैं तो हम यूज करेंगे d, क्या लिखेंगे, d लिखेंगे, बट x लिख रहे हैं ना, तो जो y के कोफिशिएंट उनको एज इट इज रखना, 6 और 18 सेम टू सेम लिखेंगे। पर लेकिन जब x वालों को लिखेंगे तो क्या करेंगे, x वालों को हमें गायब करना है। हाँ तो बच्चों क्या करना है, हमें dx कैलकुलेट करना, तो यहाँ x वाले एलिमेंट को क्या कर देंगे, एलिमिनेट करेंगे। इसके प्लेस पे कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, ये इधर जो लिखे होते हैं एलिमेंट इक्वेशंस के इक्वल में, तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 14 और इधर आ जाएगा 32। तो अब इसका हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं, तो कैलकुलेट करिए बच्चों, क्या हो जाएगा dx। तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 का 14 में मल्टीप्लाई करेंगे, 18 चौक 72 की 2 और 18 एकम 18, 18 7 25, फिर माइनस इसका इसमें करेंगे, 6 दूनाई 12, 6 त्रिक 18 और 18 1 19। तो इनको दोनों को हम लोग माइनस कर देते हैं, 2 में से 2 गया 0 और 5 में से 15 में से 9 गया 6 और 1 में से 1 गया 0। तो मतलब कितना आएगा बच्चों, 60 आएगा। तो क्या बताइए, dx क्या है, इक्वल टू 0 है, नहीं है, dx डज नॉट इक्वल टू क्या है 0। बच्चों याद रखिएगा, अगर हमारा क्या है, अगर मान लीजिए कि हमारा दी गई वैल्यू जो है d इक्वल टू क्या है 0 अगर आ रहा है, तो उस केस में अगर dx dy dz हमारे नॉट 0 हैं, क्या है, अगर क्या है नॉट इक्वल टू 0 हो जाते हैं, तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, हमारा जो समीकरण है हमारा क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। अब हमें x और y की निकालने की जरूरत नहीं है, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, अतः दिए गए समीकरण असंगत होंगे। क्या होंगे, असंगत। असंगत मतलब इनकंसिस्टेंस। इनकंसिस्टेंस होंगे या इनकंसिस्टेंस हैं। तो यही प्रूफ करना था बच्चों। अगर मान लीजिए हम लोग निकालते हैं, क्या 3 कंडीशंस आप लोग याद रखिएगा समीकरण सॉल्व करते समय, क्या है कि अगर कहीं भी हमें समीकरण होते हैं, कोई भी समीकरण 3 दिए होते हो, चाहे 2 वेरिएबल में हो या फिर 3 वेरिएबल में हो, तो सबसे पहले हम डी कैलकुलेट करते हैं। डी अगर हमारा निकाल लिए, अगर डी हमने जैसे ये कैलकुलेट किया है, अगर डी हम कैलकुलेट किए, डी कैलकुलेट करने पर अगर मान लीजिए नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, डी ही हमारा क्या है, नॉट इक्वल टू 0, तो समीकरण का क्या होगा, केवल एक हल होगा। क्या होगा, समीकरण तो कंसिस्टेंस तो है ही, मतलब संगत होगा। और उसके बाद क्या होगा, इसका अगर हल की बात करेंगे तो हल कितना होगा, एक हल होगा। क्या होगा, केवल एक हल होगा। कहने का मतलब यूनिक सॉल्यूशन।
सेकेंड नंबर क्या करेंगे बच्चों, सेकेंड, अगर डी मान लीजिए 0 आता है तब बनते हैं हमारे केस। अगर डी 0 नहीं है तब तो हम बोल देंगे कि बिना चेक किए कंसिस्टेंस तो होगा ही होगा, और क्या होगा इसका सोल्यूशंस के बारे में हम लोग बता देंगे कितना होगा, केवल एक सोल्यूशन निकलेगा। अगर मान लीजिए डी इक्वल टू 0 आता है, क्या है, डी 0 आता है तब बनते हैं केस। केस में क्या होता है, उसमें बनता है सबसे पहले फर्स्ट केस। फर्स्ट केस हमारा क्या होता है, dx, डी तो 0 है, dx dy और dz तीन वैल्यू कैलकुलेट करना होता है। इन तीनों में से अगर कोई एक 0 हो, क्या है, तीनों में से अगर कोई एक 0 है तो समीकरण हमारा क्या हो जाएगा, जो समीकरण है ये 0 है और इनमें से कोई एक 0 है तो समीकरण असंगत होंगे। क्या हो जाएंगे, असंगत होंगे। तो जब असंगत होंगे तो इसका मतलब इनका कोई सलूशन नहीं होगा, अतः हल संभव नहीं होगा। मतलब अगर मान लीजिए dx, dy और dz हैं, इन तीनों में से अगर कोई एक अगर हमारा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, समीकरण के पास, समीकरण का क्या है, कोई भी हल नहीं होगा। अगर मान लीजिए तीसरी कंडीशंस क्या इसमें बनती है, इसकी सेकंड कंडीशंस क्या बनती है, अगर ये d इक्वल टू तो 0 ही है, d 0 है और इसमें से dx, dy और dz, तब तीनों 0 हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अगर तीनों 0 हैं मतलब सभी शून्य हैं, सभी शून्य हैं, तब क्या होता है, अगर सभी शून्य हैं तो सभी शून्य की स्थिति में क्या होगा बच्चों, जो इसका हमारा सॉल्यूशन से निकलेगा तो दोनों केस होते हैं। मतलब कि अब यहाँ एग्जैक्ट ये नहीं बताया जा सकता कि इसके अनंत सॉल्यूशन होंगे कि नो सॉल्यूशंस होगा, दोनों केस हो सकते हैं। मतलब अनंत सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, अनंत हल भी हो सकते हैं, ये तो हल करने के बाद ही पता चलेगा। और या और भी क्या हो सकते हैं, अनंत भी सॉल्यूशन भी हो सकते हैं और कोई हल नहीं हो सकता है। मतलब कोई भी हल नहीं हो सकता है, कोई भी हल नहीं हो सकता है। तो बच्चों ये कंडीशंस आप लोग क्रैमर रूल्स में याद रखिएगा। बस इन्हीं कंडीशंस पर बेस्ड क्या होता है, पूरा क्रैमर रूल्स होता है। एक बार देख लीजिए फिर से, क्या करना है, डी कैलकुलेट करना होता है। डी अगर डज नॉट इक्वल टू 0 होता है तो क्या करते हैं हम लोग, अगर डी डज नॉट इक्वल टू 0 है तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग, तो सीधा बता देंगे कि समीकरण के पास क्या होगा, कोई हमारा नहीं होगा हल, मतलब समीकरण का केवल एक हल होगा। उसके बाद अगर मान लीजिए डी इक्वल टू क्या आता है, अगर डी इक्वल टू हमारा क्या आ जाता है 0, क्या होता है, अगर डी इक्वल टू 0 आ जाता है तो उस केस में हमारे बनते हैं केस। अगर केस बना तो dx और dy dz, अगर तीनों में से कोई एक 0 है तो उस केस में समीकरण हमारा असंगत हो जाएगा और हल संभव नहीं होगा। तीनों में से कोई एक 0 हो गया तो अगर मान लीजिए तीनों, अगर जो हमारा क्या होता है, अगर dx dy dz कैलकुलेट किया, अगर तीनों क्या हो गए, सभी शून्य हैं, क्या है, सभी शून्य है, तो उस केस में क्या हो सकते हैं, अनंत हल हो सकते हैं और या तो फिर कोई भी नहीं हल हो सकता। मतलब दोनों केस हो सकते हैं, हो सकता है समीकरण का कोई हल ना हो या हो सकता है समीकरण के अनंत हल हो। तो ठीक है बच्चों, आप लोग इसको देखिए, आइए नोट कर लीजिए। हम आगे और क्वेश्चंस पे देखते हैं। ठीक है बच्चों, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। तो ये क्वेश्चंस के आप लोग केस ध्यान रखिएगा बच्चों, बस हो गया, बस क्रैमर रूल्स यहीं से समाप्त है। अगर केस आपको याद है, क्रैमर रूल्स में कुछ भी नहीं है। तो आइए बच्चों हम लोग एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। हाँ, तो यहां बच्चों निम्न समीकरण को क्रैमर्स के नियम से हल कीजिए। क्वेश्चन है, निम्न समीकरण को क्रैमर के नियम से
हल कीजिए। अगर बच्चों एग्जाम में आपको कहेगा आव्यूह विधि से हल कीजिए तो समीकरण को आपको आव्यूह विधि से हल करना है। अगर वो बोल दिया कि क्रैमर्स नियम से हल करिए तो आपको क्रैमर्स नियम से हल करना है। तो क्वेश्चन दे रखा है, क्या है बच्चों, x + y = 5 फर्स्ट है इक्वेशंस, x + y = 5। सेकेंड इक्वेशन है 2x + 3y = 10, 2x + 3y = 10। अब क्या है बच्चों, अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद अब हमें इसे चेक करना है, हल निकालना है कि कितने हल होंगे। तो ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, वही सबसे पहले इन्हें सॉल्व करने के लिए क्या निकालेंगे, डी बोले तो डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट नहीं होता डिटर्मिनेंट। क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट डी की वैल्यू। डी हमारा क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट 1 और 2, वाई का कोफिशिएंट 1 और 3। यहाँ कुछ नहीं होता तो 1 माना जाएगा, यहाँ भी कुछ नहीं तो क्या लिया जाएगा, 1 लिया जाएगा। तो 1 3 1 2 लिख लिया। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने में क्या होता है, डी = 3 1 जा 3, क्या होगा 3 1 जा 3 माइनस क्या हो जाएगा बच्चों 2 1 जा 2। तो अब क्या है बच्चों, यहाँ कितना आएगा अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ 3 - 2, तो 3 - 2 कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आप लोगों को क्या पता चला बच्चों, इसका कितना, अब हम बता सकते हैं कि हमारा सोल्यूशन तो पॉसिबल होगा ही होगा, क्योंकि d डज नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है। हमें पता है अगर d डज नॉट इक्वल टू 0 होता है तो क्या होता है, समीकरण के पास केवल एक ही हल होता है, जिसे हम बोलते हैं अद्वितीय हल या यूनिक सॉल्यूशन। क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। पूछा नहीं है लेकिन हमें पहले से ही पता हो गया, अद्वितीय हल होगा कंडीशंस के थ्रू। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अद्वितीय हल है तो हल तो करना ही है, क्योंकि वहां क्या पूछा, समीकरण को हल कीजिए। तो ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, अब निकालेंगे dx और dy। तो सबसे पहले dx कैसे निकालते हैं, तो d कैसे निकालते हैं, dx। तो x dx और dy निकालते हैं। dx और dy निकालने के लिए क्या करना होता है, dx। तो dx कैसे निकालते हैं, आपको बताया x ले रहे हैं ना, तो जब x लेते हैं तो x वाले जो कोफिशिएंट होते हैं इनको यहाँ से क्या कर देते हैं, गायब कर देते हैं। मतलब क्या करना है बच्चों, यहाँ x वाले जो कोफिशिएंट हैं इनको यहाँ से हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो इनके प्लेस पे लाना किसको है, ये जो इक्वेशन सीधा लिखे इनको इनके प्लेस पे क्या करा देना, एंट्री करा देना है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 और हो जाएगा 10। फिर इसके बाद इधर कितना बचा 1 और 3, इसको एज इट इज हम लोग नोट कर देंगे। अब इसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, जितना भी आएगा। dx की वैल्यू कितनी आ रही है, dx की वैल्यू 5 3 जा 15, 10 1 जा 10, कितना आ जाएगी, dx = हो जाएगा 10 - 5 15 - 10 5। अब इसके बाद क्या होगा, हमें x चाहिए ना, तो x = क्या करना होता है बच्चों, फार्मूला होता है dx/d। क्या होता है फार्मूला, dx/d। तो हमें क्या करना है, dx/d कैलकुलेट करना है। जैसे ही हम लोग dx/d कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, dx की वैल्यू 5, d की वैल्यू 1, तो d की वैल्यू कितनी आई है 1। तो इसका मतलब यहाँ x का जो वैल्यू आएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, तो x हमारा आ गया। अब x के बाद एज इट इज हम लोग को क्या करना है, y क्या फाइंड करना है। तो y = क्या निकालना होगा, सबसे पहले dy निकालना होगा। अगर dy निकालना है तो dy निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से d में फिर अब इसका, उस टाइम हमने x को एलिमिनेट किया था ना, एज इट इज सेम टू सेम इस बार हमको किसको एलिमिनेट करना है, y को यहाँ से गायब करना है। एंट्री किसकी कराना है, ये जो बाहर वाले एलिमेंट है। तो अब क्या करेंगे, x को तो सेम टू सेम रखना 1 और 2, y को घटा करके क्या लाना 5 और 10। तो यहाँ हो जाएगा 5 10। इसका हम लोग डिटर्मिनेंट ज्ञात करते हैं। 10 1 जा 10, 5 2 जा 10, dy = क्या हो गया 0। जैसे ही dy = 0 हुआ, हम क्या करेंगे, यहाँ से सॉल्यूशंस निकालेंगे। तो dy = 0 हुआ, अगर मान लीजिए क्या होगा 1 और 2
5 and 10। तो क्या हो जाएगा बच्चों, dy इक्वल टू 0 हो जाएगा। जब dy इक्वल टू 0 हो जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, अब हमें निकालना y, तो y इक्वल टू क्या होता है, dy बाई डी। अगर dy बाई डी होता है तो क्या होता है बच्चों, यहाँ dy की वैल्यू कितनी है 0, d की वैल्यू कितनी है 1। जब किसी नंबर का 0 में भाग देंगे कितना आएगा, क्या आता है 0। तो इसका मतलब क्या आएगा बच्चों 0। तो याद रखिएगा बच्चों, आप लोग ये चीज याद रखिएगा, अगर 1/0 है तो इनफाइनाइट आएगा, अगर 0/1 है तो 0 आएगा। और यहाँ 1 ही नहीं, कोई भी नंबर हो सकता है, चाहे 1 मतलब 1 to 100, चाहे जितना बड़ा से बड़ा नंबर अगर हम लोग यहाँ रखेंगे, अगर नीचे 0 है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी इनफाइनाइट, अगर ऊपर 0 तो वैल्यू 0 आएगी। तो बच्चों हमें क्या हुआ, सोल्यूशन से मिल गया समीकरण का, क्या मिला, x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 0। ये क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन है, ये दिए गए इक्वेशंस का क्या है, सोल्यूशन है। तो ठीक है बच्चों, आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, अब लोग क्या करिए, आप लोग अब इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आप सॉल्व करिएगा। कल और क्वेश्चंस जो होंगे नेक्स्ट वीडियो में 3 वेरिएबल्स वाले भी करवा दिए जाएंगे। वैसे रूल्स तो सेम ही है, आप लोग कर सकते हैं, बस dx dy dz निकाल करके चेक करना होगा, बस हो गया। इसके बाद आप लोग सॉल्व करिए, इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आप लोग बच्चों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, छोटों को प्यार दें, बड़े को सम्मान करें और अपना व्यक्तित्व ऐसे विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।